हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव्स को, जो कल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1/4πε0। इसकी वैल्यू क्या होती है? तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन, इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है? हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसका फॉर्मूला होता है F/Q, फोर्स अपॉन चार्ज। तो ऑप्शन ए। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, हम लोग जानते हैं अगर दो इक्वल और अपोजिट चार्ज, जैसे मान लेते हैं एक प्लस क्यू चार्ज एक माइनस क्यू चार्ज, इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग 2a मान लेते हैं, तो यही जो डिस्टेंस होता है यही कहलाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P = 2a और ये q। तो जो लेंथ होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, या तो सेंटीमीटर में रखेंगे या मीटर में रखेंगे। ऐसे जनरली मीटर में होता है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। ना स्क्वायर वाला होगा, ना इन्वर्स होगा, ना इन्वर्स स्क्वायर होगा। आगे बढ़ते, रिलेटिव परमिटिविटी, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट आर, इसकी वैल्यू होती है E/E0। सरफेस डेंसिटी ऑफ ए चार्ज इज इक्वल टू, चार्ज की सरफेस डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन एरिया। डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं लेमडा से, और लेमडा का वैल्यू हो गया Q/A। आगे आते हैं, इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू होती है 80। नेक्स्ट, Oh no! नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग देखे थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है F/Q के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग से F के बारे में पूछा जाता है, Q इधर से इधर साइड हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो E/Q बराबर क्या हो जाएगा F। तो ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ n इज नॉट पॉसिबल फॉर रिलेशन। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है Q = NE। ठीक है। जिसमें n की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर में होगा। जैसे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, अप टू इन्फिनिटी। तो कभी भी ये डेसिमल वाला नहीं होगा। तो इसमें कह रहा है कौन सा नहीं है, तो ये डेसिमल वाला नहीं होगा। वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट आर, रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है हवा में। ई आर की वैल्यू एयर में कितना होता है, 1 होता है। डायमेंशन ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज का डायमेंशन निकालने बोल रहा है। तो अभी हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोग फॉर्मूला देखे थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है F/Q। तो Q को इस साइड कर देंगे तो आ जाएगा F/E। ठीक है। तो जो डायमेंशन निकल के आ जाएगा इससे वो हो जाएगा 80। ठीक है। डायमेंशन जो है चार्ज का वो होता है A और T। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट हैज वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर किसका होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है। आगे बढ़ते हैं, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट का कह रहा है इसका यूनिट क्या होता है एप्सिलॉन नॉट का, तो वो होता है F पर मीटर, फोर्स पर मीटर, FM। यहाँ M का इन्वर्स हटाएंगे, मतलब ये बाय हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इन्वर्स। आगे, यूनिट ऑफ चार्ज डेंसिटी, तो ये क्या होता है, कूलम मीटर स्क्वायर। अभी हम लोग देखे थे ना Q/A, तो चार्ज को हम लोग लिखेंगे कूलम से, और मीटर स्क्वायर हो गया एरिया का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है व्हेन ए बॉडी इज चार्ज इट्स मास, जब किसी बॉडी को हम लोग चार्ज करते हैं तो मास जो होता है वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। द टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का सिंबल होता है टॉ, इस तरह से, और ये होता है मतलब ये मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा P/E। द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। न्यूमेरिकल्स हम छोड़ रहे हैं। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इट, कहता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी सरफेस के ऊपर वो हमेशा क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है किसी भी सरफेस के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। परमिटिविटी जो है फ्री स्पेस में उसका वैल्यू क्या होता है, 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है। आगे, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब पर मीटर। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब पर मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम्ब। जैसे बताए थे ना यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है F/Q। तो फोर्स का हो गया न्यूटन और इसका हो गया कूलम्ब, तो N C हो जाएगा। 1 स्टैट कूलम्ब का वैल्यू होता है
1/3 इंटू 10⁻⁻9। 1 कूलम चार्ज होता है 3 इंटू 10⁻9 ESU में है ये, ठीक है। अगर ये मान लेते उसमें होता CGS में, तो इसका वैल्यू होता है 1.6 इलेक्ट्रॉन का ना 6.25 इंटू 10⁻⁻19 होता। आगे आते हैं स्पेसिफिक चार्ज। किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्पेसिफिक चार्ज होता है 1.8 इंटू 10⁻11, यहाँ कूलम पर केजी, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है, एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जिसको पाथ का ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है, ये कंजर्वेटिव होता है। स्केलर कह रहा है इसमें से कौन सा स्केलर है, स्केलर उसको कहते हैं जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। तो चार्ज एक भी स्केलर है, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस तीनों स्केलर है, तो इसे ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, अभी हम लोग देखा था जो इंटेंसिटी होता है वही FQ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस डेंसिटी, अभी हमने देखा था लीनियर डेंसिटी में होता है क्या, Q/लेंथ, ठीक है। सिग्मा वाला में हो गया सरफेस डेंसिटी में ये हो जाता है आपका Q/A, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2, और जो डायरेक्शन रेशियो है उसका पावर क्यूब, जो डायरेक्शन होता है उसका पावर कितना, क्यूब। ये हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल। आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे। कुछ क्वेश्चंस और है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोई चार्ज Q है, किसी स्फेरिकल सरफेस के अंदर जो टोटल फ्लक्स होगा वो पूछ रहा है, वो टोटल फ्लक्स हो जाएगा Q/ε0 के बराबर। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर एन इन्फिनाइट थिन पेपर शीट ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज, कहता है कोई थिन पेपर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो होगा σ/2ε0। इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज, किसी भी चार्ज हॉलो स्फेयर के अंदर, किसी भी चार्ज हॉलो स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होता है, 0 होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ स्फेयर, किसी स्फेयर के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, जब यहाँ चार्ज दिया हुआ है कितना 10, तो ये होगा 36 पाई इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब आते हैं क्वेश्चन हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पहला कह रहा है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका डिस्टेंस r है, किसी पॉइंट Q पे चार्ज क्या है, Q है, डिस्टेंस r है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा 1/4πε0 QR। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो इक्वल होता है किसके, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, तो dV/dx के बराबर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो बराबर होता है किसके, W/Q के। आगे बढ़ते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 P cos थीटा इंटू R²। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए लार्ज डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल इज प्रोपोर्शनल टू, कहता है 1/r² के क्या होगा, ये पोटेंशियल, ये प्रोपोर्शनल होगा। आते हैं नेक्स्ट, 1 फराडे जो होता है 1 कूलम वोल्ट के बराबर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है ε0 A/d। इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन A एंड B, कह रहा है A और B के बीच में जो कैपेसिटी हो गई वो क्या होगी, C होगी। आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ द चार्ज ऑन अ कनेक्टिंग प्लेट एंड कंडेंसिंग प्लेट ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर क्या होता है, 0 होता है। सम जो होता है चार्ज का किसी कलेक्टिंग प्लेट और कंडेंसिंग प्लेट का जो सम होता है वो क्या होता है, 0 होता है। टू कैपेसिटर ऑफ ईच ऑफ कैपेसिटी C आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कह रहा है अगर कैपेसिटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उसका क्या होगा, जैसे हम लोग जानते हैं सीरीज में क्या होता है, ये 1/अपॉन हो जाता है, ठीक है। जबकि पैरेलल में क्या होता है, ये C+C इस टाइप से जुड़ जाता है, तो C से हो जाएगा 2C। कैपेसिटेंस पहला वाला दिया हुआ है 2 माइक्रोन फैराडे
2 का है 4 माइक्रोन फराडे, तो कनेक्ट कर रहा है सीरीज में और भी का मान इतना है, तो हमसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल अक्रॉस 2F कितना हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू 800 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं सीरीज में जो कैपेसिटेंस निकालना है तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, इस दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों के सम को नीचे लिख देते हैं, तो ये कैपेसिटेंस निकल जाएगा। तो ये हो गया 8/6, 2 के टेबल में 4 बार में, ये 3 बार में, तो सी का वैल्यू इतना हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, चार्ज निकालना होगा। चार्ज का फॉर्मूला होता है सी भी। कैपेसिटेंस हो गया 4/3 और भी का वैल्यू दिया हुआ था 1200 यहाँ पे। ओके, तो ये हो जाएगा 1600, ये क्यू का मान। और हम लोग जानते हैं कि क्यू बराबर क्या होता है, ये भी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन स्मॉल भी, ये ऐसे। तो ये 1600 और हमको निकालना है 2 वाले से, तो इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, भी का वैल्यू 800। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इस बार कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में 3 को, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, तो एलसीएम हो जाएगा c ऊपर 3, ठीक है। तो जब ये 1/c का वैल्यू निकलता है ना, c1 ये 2 ये 3 इक्वल टू 1/c, तो ये इसको ऊपर कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना c/3। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी होती है C बराबर क्या, Q/V। अगला कह रहा है एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 1/2 CB²। कह रहा है N जो है कैपेसिटर को जोड़ा जा रहा है C1 के साथ पैरेलल में, ठीक है। तो जो टोटल कैपेसिटी होगा वो कितना होगा, तो ये हो जाएगा C इक्वल टू जितना रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो N था तो N इंटू C1। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हवा में कितना होता है 3 इंटू 10⁻6 के बराबर होता है। आगे कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडेंसर, इसका कैपेसिटी होता है 1 मतलब ये होता है कैपेसिटी बराबर 4πε0 R इंटू आर आर माइनस आर। आगे 1 एम्पियर जो होता है वो इक्वल होता है 1 एम्पियर जो होता है वो इक्वल होता है 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है ना। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। रेसिस्टिविटी के टर्म्स में जो कौन सा है करेक्ट है, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रेसिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ, तो ये वाला हो गया। तो कह रहा था हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर रेजिस्टेंस आर ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट इन टाइम टी इज। हीट का फॉर्मूला होता है I² इंटू आर इंटू टी, तो ये वाला हो गया I² इंटू आर इंटू टी। द वैल्यू ऑफ ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन वाला का वैल्यू पूछ रहा है। एक फॉर्मूला था ट्रिक बीबी रॉय, ट्रिक था बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो ये 0 ये 1 2 3 4 5, तो हमसे पूछ रहा था किसका, ग्रीन का, तो ग्रीन का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है येलो का, येलो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे बढ़िया कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का होता है सिल्वर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम इन पैरेलल कनेक्शन इन रेसिस्टेंस। कह रहा है पैरेलल कनेक्शन करने के बाद भी क्या जो है सेम रहता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। आगे 1 वोल्ट जो होता है वो होता है 1 जूल पर कूलम के बराबर। द वैल्यू ऑफ रेड, तो रेड का कितना होगा 2, रेड का वैल्यू कितना होगा 2 होगा। आगे एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, कांस्टेंट है। रेसिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट हैव हाफ। कह रहा है रेसिस्टेंस को क्या कर दिया गया है, हाफ कर दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो जो हीट होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कह रहा है जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, तो जो उसमें इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड कितना मूव करेगा, तो वो 6.25। फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू NE, तो Q का मान 1 है, N का मान पता नहीं है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीचे ला देंगे, तो 1/6 इंटू 10⁻⁻19 को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये 6.25 इंटू 10⁻18 आ जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। दो बल्ब है, एक 60 वाट का है, एक 40 वाट का है, दोनों को जोड़ा जाता है सीरीज में, तो जो पावर कॉम्बिनेशन होगा वो कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो पावर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट पावर निकालने के लिए, पी जो ई बराबर 1/P1 + 1/P2। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1/60 + 1/40 कर देंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 120। ये 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, 5/120, तो इसको काट देंगे तो 24 टाइम्स में। तो ये 1/P∁0 का वैल्यू आ रहा है ना, तो पी ई का जो वैल्यू हो जाएगा नीचे से ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 24 वाट हो जाएगा। कह रहा है जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, वो इंक्रीज कब करेगा, जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो इसका रिलेशन बताना है। हम लोग जानते हैं जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। आगे आते हैं, टू सेल्स ऑफ EMF E1 E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R1 and कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, E1 R2 और E2 का R1 से मल्टीप्लाई, और दोनों रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच एलिमेंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर में किसका इस्तेमाल करते हैं, नाइक्रोम वायर का। आगे कह रहा है एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज। एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो बराबर होता है, मतलब ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस के। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो है डायमेंशन होता है M L पे पावर 2 और T पर पावर -3, M1 L2 T पे पावर -3 और I का इनवर्स। एम्पियर आवर किसका होता है, चार्ज का। ठीक है, यूनिट किसका, एम्पियर आवर, चार्ज का। पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, पावर का फॉर्मूला होता है V²R। ऐसे तो इसका 3 फॉर्मूला था, P = VI भी होता है, पर यहाँ पर हो गया V²R। आते हैं नेक्स्ट पे, इसको मैच करना है। 1 का हो जाएगा C, 2 का हो जाएगा D, 3 का A और 4 का हो गया B। ओम्स लॉ हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सॉरी ओम्स लॉ हो गया पोटेंशियल डिफरेंस इनटू R, मतलब V/I के बराबर। किरचॉफ्स लॉ हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फोर्स इनटू वेलोसिटी हो गया पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। ठीक है, किलोवाट आवर हो गया पोटेंशियल डिफरेंस करंट इनटू टाइम, kWh। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ ए हेल्दी मैन। किसी हेल्दी आदमी का रेसिस्टेंस होता है 50,000 ओम। किलोवाट आवर जो है यूनिट होता है किसका, एनर्जी का होता है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, करंट डेंसिटी को J से डिनोट करते हैं, ये होता है I/A। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मोबिलिटी। मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड E। अभी तक 3 चैप्टर का हो गया, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का था, 3 चैप्टर खत्म। अब हम लोग चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का करेंगे। एक्सप्रेशन फॉर ए फोर्स ऑन अ चार्ज Q, वेलोसिटी V, मैग्नेटिक फील्ड B। तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा Q × V×B। आगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला। तो ऐसे टेस्ला का क्या होता है, वेबर पर मीटर। तो 5 बोल रहा है तो उसको क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला होता है F = Q E + B, ओके, मल्टीप्लाई B। आगे ए चार्ज Q मूव्स इन अ रीजन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ E और चार्ज क्या था Q, और मैग्नेटिक फील्ड B। कहता है इसमें फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स बराबर होगा Q E + B × B। आगे बढ़ते हैं, एक सर्कुलर क्वाइल जिसका मतलब रेडियस कितना है, R है, करंट कितना है, I है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B है, और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस। कह रहा है डिस्टेंस क्या होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया हुआ है, B/8, तो इसको डायरेक्ट याद कर लेंगे हम लोग, √3R होगा। तो डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, I−1 M L पे 0 T पे पावर -2। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द वेक्टर फॉर्म इक्वेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। तो बायोट-सावर्ट लॉ का फॉर्मूला होता है μ/4π I dl × R/r³। आगे कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट का फॉर्मूला क्या होगा, N × I × A।
अब अगला है कि वोल्ट मीटर जो है मेजर करता है क्या चीज, रेसिस्टेंस। पहला है कि वोल्ट मीटर मेजर करता है, तो वोल्ट मीटर मेजर करता है वोल्टेज को, ठीक है। तो वोल्टेज तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। द रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज, अमीटर का रेसिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। द रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर, एमीटर का रेसिस्टेंस होता है बहुत ही छोटा, वेरी स्मॉल। आगे आते हैं, वेन एन एमीटर इज संट इट्स मेजरिंग रेंज, कहता है जब संट कर देंगे तो मेजरिंग रेंज क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज। पांचवा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, तो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट होता है सी अपॉन एन ए बी। नेक्स्ट आते हैं अब लोग चैप्टर 5 पे। चैप्टर 5, इसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। पहला है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक पोल, मैग्नेटिक पोल का स्ट्रेंथ कितना होता है, ये होता है एम्पियर मीटर, ठीक है। कोई टॉर्क है एक्सपीरियंस कर रहा है बाय करंट लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम और मैग्नेटिक फील्ड एच, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया टॉर्क का एम इंटू बी। A bar magnet of magnetic moment m is cut into two parts of equal length. The magnetic moment जो क्या होगा, आधा हो जाएगा m by 2. Magnetic dipole moment is a vector quantity directed by south से north, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, a wire of magnetic dipole moment m and length l is bent into a shape of semicircle of radius r, तो जो न्यू डाइपोल हो जाएगा वो होगा 2m by pi। आगे, when the intensity of magnetic field is increased 4 times, अगर हम लोग क्या करेंगे, इंटेंसिटी को 4 टाइम्स कर देंगे, जो टाइम पीरियड है वो हो जाएगा आधा, हाफ। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट का होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ होता है एम्पियर मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टेंजेंट लॉ, टेंजेंट लॉ के लिए करेक्ट क्या है, B इक्वल टू बी एच टेन थीटा। वर्क डन इन द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज होता है W इक्वल टू एम बी वन माइनस कॉस थीटा। जल्दी जल्दी एक बार रिकॉल कर लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट क्या होगा, M इक्वल टू एन आई ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर शॉर्ट मैग्नेट, शॉर्ट मैग्नेट के लिए करेक्ट क्या होगा, एक्सियल और इक्वेटोरियल क्या होता है, इक्वेटोरियल का 2 टाइम्स हो जाता है एक्सियल। आगे, एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ मैग्नेट ऑसिलेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज क्या होगा, टाइम पीरियड का T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 1 बाय एम बी एच। ये हो गया इस चैप्टर का खत्म। कुछ और ऑब्जेक्टिव है, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक पोल वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है इन वैक्यूम, ये बराबर होगा 0 के, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर द परमिटिबिलिटी, ये क्या होता है, B बाय एच। इफ बी द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन अ मैग्नेटिक मेरिडियन, सिग्मा इज द एंगल ऑफ डिप, बी एच इज जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बी एंड बी भी इज अ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो करेक्ट कौन सा हो गया, ये एंगल ऑफ डिप को डिनोट करते हैं हम लोग इससे। आगे, ऑन गोइंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू इक्वेटर, द नॉर्थ पोल से इक्वेटर जाने पे जो वैल्यू होता है एंगल ऑफ डिप का, वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ ए मैग्नेट एंड इट्स मैग्नेटिक लेंथ का जो रिलेशन होता है वो होगा ये Lm इक्वल टू 5/6 Lg, ये मैग्नेटिक लेंथ बराबर होगा 5/6 ऑफ Lg। आयरन क्या है, एक आयरन होता है फेरोमैग्नेटिक। एंगल ऑफ डिप एट ए प्लेस देन एक्सपीरियंस फॉर द tan एंगल डिप का इच क्या होगा, BB बाय BH। द ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ससेप्टिबिलिटी किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का क्या होता है, कांस्टेंट। कहता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BH
if the frequency of oscillation of a magnetic needle is n, then n square is directly proportional to bh. डायमेंशन ऑफ परमिएबिलिटी होता है m l t पे पावर -2 और i पे पावर -2. द परमेबिलिटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है म्यू से ग्रेटर देन 1. निकेल क्या होता है? एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है. ठीक है, 14 नंबर आते हैं. रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होता है इक्वल होता है एम आर जो म्यू आर जो होता है म्यू बाय म्यू नॉट के बराबर. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? ये पहला वाला. द वैल्यू ऑफ बी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 10 to the power -5 टेस्ला. इंटेंसिटी ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड एच इज म्यू नॉट बाय बी नॉट बाय म्यू नॉट. ये हो गया चैप्टर 5 का न्यूमेरिकल मतलब ऑब्जेक्टिव सारा खत्म. आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 7 पे, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट. ठीक है, पहला क्वेश्चन है कैपेसिटिव रेसिस्टेंस जो होता है वह होता है 1/ω/c के बराबर. कह रहा है रिलेशन बताना है आरएमएस वैल्यू, अल्टरनेटिंग करंट के आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू में करंट में रिलेशन बताना है. तो ये हो जाएगा आई आर एम एस जो होता है वो 0.707 आई नॉट के बराबर होता है पीक वैल्यू के. आगे इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर्ड एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल इन एसी सर्कुलर सर्किट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज क्या होगा? ओमेगा एल होगा. ठीक है, आते हैं नेक्स्ट. इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट आई एंड वोल्टेज फाई, देन वाटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट क्या होगा? आई साइन फाई होगा. द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर आर एम एस वैल्यू और पीक वैल्यू के बीच का जो रेशियो होगा वो होता है 1/√2. इन एसी सर्किट द करंट एंड वोल्टेज आर गिवन बाय, करंट दिया गया है, वोल्टेज दिया गया है. ठीक है, तो जो पावर होगा वो क्या होगा? 0 होगा. आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन पीक करंट और रूट मीन के बीच का रिलेशन. तो ये होता है आई नॉट इक्वल टू √2 आई आर एम एस. यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, रिएक्टेंस का यूनिट होता है ओम. हॉट वायर अमीटर मेजर, हॉट वायर अमीटर जो है मेजर करता है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी. इफ द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई का वैल्यू इतना दिया है, देन द फ्रीक्वेंसी कितना होगा? ये 50 हो जाएगा, 50 हर्ट्ज के बराबर. कह रहा है द रेशियो ऑफ पिक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एन एसी. कहता है रेशियो जो है पिक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का क्या होता है? √2 होता है. आगे द पिक वैल्यू ऑफ एसी इज 440 वोल्ट. इट्स वर्चुअल वोल्टेज क्या हो जाएगा? √2 से गुना कर देंगे हाफ करके, तो डेट इज 220 √V हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं, मैच करना है. फ्रीक्वेंसी जो होता है अब डीसी कितना के बराबर होता है? 0 के बराबर होता है. चोक कॉइल होता है रिड्यूस एसी करंट. एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हाफ ई नॉट एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. और 1 किलो वाट जो होता है 1 kWh वो होता है 3.6 × 10⁶ जूल के. आगे आते हैं, कह रहा है पावर फैक्टर का रिलेशन निकालना है. तो पावर फैक्टर हो जाएगा ट्रू एवरेज पावर अपॉन एपरेंट पावर. एवरेज पावर. पावर फैक्टर ऑफ एल आर सर्किट, पावर फैक्टर जो एल आर सर्किट का होगा वो R√R² ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर. तीसरा क्वेश्चन है इम्पीडेंस, इम्पीडेंस जो होगा बराबर होगा R² ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर के. चौथा कह रहा है इफ फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन एसी करंट एंड ईएमएफ देन पावर फैक्टर. ठीक है, तो पावर फैक्टर हो जाएगा m ये cos फाई के बराबर. कह रहा है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ आरसी, आरसी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो m0 L0 और T. 6 नंबर कह रहा है एक्सप्रेशन फॉर रियल एवरेज पावर इन अल्टरनेटिंग करंट. तो जो एवरेज होता है वो होता है ई आर एम एस, आई आर एम एस और कॉस फाई के. 7 नंबर है
पावर फैक्टर इज इक्वल टू आर बाय जेड, जेड होता है इम्पिडेंस। 8 नंबर, फेज डिफरेंट इन एल आर सर्किट इज, ये होगा tan इनवर्स ओमेगा एल आर। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होगा वो होगा आपका एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल। इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर अ डायरेक्ट करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ट्रांसफार्मर, कह रहा है इसमें से कौन सा जो है ट्रांसफार्मर के लिए करेक्ट है। तो हम लोग जानते हैं इट इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज। ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है ना, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन, तो ये इंक्रीज और डिक्रीज करेगा एसी वोल्टेज को। विच क्वालिटी डिक्रीज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, कह रहा है कौन सा क्वालिटी जो है वो घटता है स्टेप डाउन में, तो क्या घटता है, वोल्टेज। तीसरा है इफ N1 एंड N2 आर द नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर देन, तो जो N2 होगा ये ग्रेटर देन होगा किसके, N1 के। 4 है द वर्किंग ऑफ डायनमो इज बेस्ड ऑन, जो डायनमो का वर्किंग बेस्ड होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे होता है। ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इन ट्रांसफार्मर इज, ये होता है VS सेकेंडरी वाला और VP प्राइमरी वाला। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप में क्या होता है कि VS जो होता है सेकेंडरी वाला ज़्यादा होता है प्राइमरी वाला से। तो हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का कर लिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे। ये है चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसा होता है, ये ट्रांसवर्स वेव का होता है। दूसरा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसमें कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, तो जो साउंड होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है। ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसको कहते हैं जो मीडियम में भी ट्रैवल कर जाए और वैक्यूम में भी ट्रैवल कर जाए, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तीसरा है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हाफ ई नॉट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये क्या होता है, पैरेलल टू बी इंटू ई, मैग्नेटिक फील्ड इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग रे इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसा है, कौन सा रे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट नहीं होता, दैट इज गामा रे। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसफर इन नेचर, ये तो सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी पोलराइज, ये पोलराइज्ड भी हो सकता है। तो जब दोनों सही हो गया क्या हो गया, ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो हम लोग जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू 1/√μ0 ε0। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खत्म। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, चैप्टर 9, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो हम लोग क्या आते हैं, सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन से। द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइट, जो लाइट है वो किसका यूनिट होता है, वो डिस्टेंस का होता है। तो ये डिस्टेंस हो गया पहला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीन कलर येलो, येलो के लिए कौन सा है, IR प्लस आई भी μR प्लस μB/2, ये किसी में भी सब में सीखा होगा, येलो का हो या बाकी कलर का भी हो। कहता है पावर ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब वो कितना होता है, 0 होता है। एंगुलर डिस्पर्सन का जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल टू होता है μV माइनस μR और बाहर में A। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर डिस्पर्सिव पावर, तो ये डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला होता है μV माइनस μR माइनस 1। आगे आते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज C, इट्स वैल्यू इन ग्लास μ3/2 विल बी, क्या हो जाएगा, उसका उल्टा कर देंगे 2/3 भी हो जाएगा। द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस का फोकल कितना है, 20 दिया हुआ है, तो डायोप्टर कितना हो जाएगा, ये 5 डायोप्टर के बराबर हो जाएगा। 100 से इसको डिवाइड कर देंगे 20 को, डेट इज 5 आ जाएगा। द वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है सबसे ज़्यादा होता है वैक्यूम में, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना होता है, 2.42 होता है। ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू, ऑप्टिकल पाथ जो है वो इक्वल होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई पाथ लेंथ। एक कॉन्वेक्स लेंस जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5, इमर्ज इन वाटर इतना, देन इट बिहेव एज ए
कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइट ओज इट कलर टू इट्स फ्रीक्वेंसी, लाइट को अपना कलर क्या आता है इसके फ्रीक्वेंसी के कारण। द सोलर स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूअस। आगे बढ़ते, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज मैक्सिमम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, डायमंड का जो 2.42 होता है। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंस इन कॉन्टेक्ट हैविंग -15 डायोप्टर प्लस 5 डायोप्टर। ठीक है, तो ये कह रहा है कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -10, -15 प्लस 5 दैट इज -10। आगे है, A convex lens is dipped in a liquid whose refractive index is equal to reflective index of material of a lens. The focal length will become infinite. Critical angle for light moving from medium I to medium first to medium 2 is theta. The speed of light in medium is I in V. कहता है स्पीड कितना है, V है, तो जो मीडियम 2 में स्पीड कितना होगा, वो हो जाएगा भी साइन थीटा के बराबर। ओके, कह रहा है एक मैग्नीफाइंग ग्लास इज टू बी यूज्ड एट ए फिक्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1 इंच इफ इट इज प्रोड्यूस एन इरेक्ट इमेज 5 टाइम मैग्नीफाइड इट्स फोकल लेंथ शुड बी। इसका जो फोकल लेंथ होगा वो कितना होगा, तो ये होगा 1.25 सेंटीमीटर मतलब इंच के। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना टेकन प्लेस व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इन इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म, तो ये डिस्पर्सन होता है। कहता है डिस्पर्सन होगा कब, जब कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है किसी प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट होता है तब। द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम, ये सबसे कम होगा वायलेट कलर में। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू इज, वो म्यू -1 ए, ये पहले भी हम लोग किए थे क्वेश्चन। आगे, द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस म्यू इक्वल टू 1.5 इन एयर इन 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ इन मीडियम ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 इज कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर किस पे बेस्ड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज शोन बाय पोलराइजेशन, कहता है ट्रांसवर्स नेचर जो होता है लाइट का वो दिखता है किसके कारण से, पोलराइजेशन के कारण से। व्हेन टू कन्वर्जिंग लेंस ऑफ सेम फोकल लेंथ एफ आर प्लेस्ड इन ए कॉन्टेक्ट देन द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज, कहता है दो को अगर एक साथ रख देंगे तब कितना हो जाएगा, ये f/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कह रहा है हाउ मेनी इमेज आर फॉर्म्ड बाय लेंस इफ एन ऑब्जेक्ट इज केपन टू एन एक्सिस, कहता है एक्सिस के ऊपर रख देने के बाद कितना इमेज फॉर्म होगा, तो ये होगा 2। फोकल लेंथ का फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, फॉर फोकल लेंथ ऑफ अ कलर रेड कलर ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, तो इसमें से कह रहा है सही कौन सा है, तो पहला वाला फोकल लेंथ ऑफ रेड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, नहीं गलत हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं 28 पे, द एंगल ऑफ इमरजेंस इज, जो एंगल ऑफ इमरजेंस होता है वो बराबर होता है R2 के, एंगल अल्फा इज होगा 180 माइनस ए। व्हेन ए रे पास सिमेट्रिकली थ्रू ए प्रिज्म इट सफर मिनिमम डेविएशन R इज a/2। व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंटर्स ए ग्लास स्लैब इट्स वेवलेंथ डिक्रीज, कब जब कोई लाइट इंटर करता है किसी ग्लास स्लैब में तो इसका वेवलेंथ घट जाता है। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, जो कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है वो किस तरह का इमेज बनाता है, वो बनाएगा आपका व्हेन ए रे ऑफ लाइट ए ग्लास स्लैब इट्स वेवलेंथ क्या होता है, घट जाता है, किस तरह का नहीं घट जाता है। 32 है, कह रहा है इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, अच्छा इसमें 32 में है कॉनकेव स्फेरिकल मिरर किस टाइप का, वो वर्चुअल भी होता है, मैग्नीफाइड भी होता है, रियल भी होता है, इन्वर्टेड भी, इसलिए एबव ऑल। 33 में आते हैं, ए बायो कॉन्वेक्स लेंस हैज इक्वल कर्वेचर ईच 20 सेंटीमीटर, द पावर क्या हो जाएगा, वो 5D हो जाएगा, वही 100 को डिवाइड कर देंगे, 100 से ऊपर 100 लिख के डिवाइड कर देंगे 20 से 5 आ जाएगा। ए मोनोक्रोमेटिक लाइट का वेवलेंथ इतना दिया हुआ है और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इतना है, इसको नॉर्मली डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 4000।
व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम वन मीडियम टू अनदर विच फॉलोइंग फैक्टर चेंज, कहता है जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो चेंज क्या होता है, इसका वेवलेंथ भी चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी भी, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई डैश इज ग्रेटर देन आई, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस देन आई नॉट होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आई नॉट इज ग्रेटर देन 2i, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टोटल इंसिडेंट रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, ये कितना डिग्री पे होता है, तो 90 डिग्री। इमेज फॉर्म्ड बाय रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज इन्वर्टेड, हमेशा आंख में कैसा इमेज बनता है, उल्टा बनता है। ए पाथ लेंथ टी इन ए ग्लास ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन इक्विवेलेंट टू ए पाथ, ये हो जाएगा एन टी के बराबर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए प्लेन मिरर, वो कितना होता है, वो होता है इन्फिनाइट। ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, डायोप्टर होता है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, डायोप्टर। ओके। लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन है होमोजेनियस मीडियम 43। ठीक है, तो ये सही है। इन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चेंज इज पाथ विदाउट एनी चेंज, नहीं ये गलत हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर क्या, सी। पहला सही है लेकिन दूसरा क्या है, गलत है। μ1 μ2 इज इक्वल टू, इसको उल्टा लिखते हैं μ2 बाय μ1, ये नीचे वाला पहले लिखा जाता है, ये पहले हो जाता है, तो जो μ2 बाय μ1 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काउज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो बनने का कारण क्या है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। द फोकल लेंथ ऑफ अ रेनबो बनने का कारण है रिफ्रैक्शन, ये नहीं होगा, डिस्पर्सन नहीं, रिफ्रैक्शन। द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ कैपेसिटी 4 डायोप्टर इज कितना हो जाएगा, 0.25। ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे। द फोकल लेंथ ऑफ अ ग्लास लेंस इन एयर एंड वाटर इज, ये क्या होगा, फोकल लेंथ ऑफ ग्लास लेंस इन एयर इज FA एंड वाटर इज इतना, तो वो दोनों क्या होगा, वो 4 गुना के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, इसके लिए कह रहा है कौन सा वो सही है, तो ये वाला सही है। आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/λ⁴। पावर ऑफ टू लेंस इन कॉन्टेक्ट, अगर दो पावर का लेंस का बात करेंगे तो वो क्या होगा, P1 प्लस P2 दोनों के बराबर हो जाता है जोड़ के। क्वेश्चन नंबर 50 है, इफ म्यू जी, ग्लास में ये 3/2 है, वाटर में इतना है, तो ग्लास बाय वाटर क्या हो जाएगा, ये होगा 9/8 के बराबर। ये 3/2 और ये मल्टीप्लाई उल्टा करके कर देंगे 3/4, तो ये हो जाएगा 9/8 के। क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास क्या होता है, वो 42 होता है। ठीक है। क्रिटिकल एंगल ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ डायमंड, क्रिटिकल एंगल हो जाता है डायमंड का 24.41 डिग्री। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज, ये होता है आपका, ये फॉर्मूला ये है, sin A प्लस सिग्मा m/2 और sin A/2। ये वेव ऑप्टिक्स खत्म हो गया। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का कर रहे हैं हम, उसी में जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, कह रहा है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए इनमें से कौन सा क्या है, सही है। ये वाला हो गया, F0 और FE। इमेज फाउंड बाय ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आई डिफेक्ट इज रिमूव्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, फार साइडनेस। फोकल लेंथ ऑफ आई, आगे, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस ऑफ ए हेल्दी मैन इज 25 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नेचुरल एडजस्टमेंट इज, ये
FO plus FE. On increasing the length of the tube of a compound microscope, magnifying power जो है वो क्या होगा, वो बढ़ जाता है. 7 नंबर, द लेंस विच इज यूज टू रिमूव शॉर्ट साइडनेस हटाने के लिए कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल होता है. 8, विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो इसका ये फॉर्मूला ही होता है. ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर जो होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप को, वो m बराबर -L/f0 1 + D/Fe होता है. आगे बढ़ते हैं. मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये हो जाएगा आपका ए नंबर, f0/E माइनस में. द सिलेंड्रिकल लेंस आर यूज टू करेक्ट द आई डिफेक्ट कॉल एस्टिग्मेटिज्म. आगे बढ़ते हैं. कह रहा है द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसा होता है, रियल और लार्ज. टू रिमूव हाइपरमेट्रोपिया लेंस को इसके इस्तेमाल करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस. द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई जो होता है 1/60. शॉर्ट साइडनेस पर्सन यूज फॉर क्लियर विजन कॉन्केव लेंस. वेन द ट्यूब लेंथ ऑफ ए माइक्रोस्कोप इज इंक्रीज, इट्स मैग्नीफाइंग पावर भी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है. द फाइनल इमेज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज वर्चुअल एंड इन्वर्टेड. कहता है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ पावर 12 डायोप्टर इज कितना, 4. इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज रियल एंड इन्वर्टेड. मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, m = 1/D/f. ये हो गया. अब आते हैं हम लोग वेव ऑप्टिक्स पे. इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, ये है वेव ऑप्टिक्स. Interference of light is the redistribution of which of the following physical quantity, that is frequency. Width of the interference fringe is b equal d/d lambda. ये फॉर्मूला ही होता है. आगे आते हैं. The value of maximum amplitude produced due to the interference of two wave is given by y का वैल्यू इतना है और y2 का वैल्यू इतना है, तो वो हो जाएगा कितना, 5 के बराबर. द फेज डिफरेंस लेमडा इज रिलेटेड टू द पाथ डिफरेंस Vx. फॉर्मूला हो जाता है इसका लेमडा. ये सब फॉर्मूला ही है, बस आपको याद रखना है. ब्रेस्टर लॉ जो होता है वो होता है μ = 10 IP के बराबर. सी, द कलर ऑफ अ थिन फिल्म इज ड्यू टू, जो फिल्म का कलर होता है वो किस कारण से होता है, इंटरफ्रेंस के कारण से. सेवन नंबर, कहता है ब्रेस्टर लॉ क्या हो गया, इंटरफ्रेंस से रिलेटेड होता है. ब्रेस्टर लॉ होता है पोलराइजेशन से. लिक्विड लेंस होता है ह्यूमन आई. क्रोमेटिक वाला हो गया 3 होगा. बी, डिफेक्ट ऑफ इमेज. यंग्स डबल स्लिट हो गया इंटरफ्रेंस. द रेशियो ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द इंटरफ्रेंस पैटर्न इज 9:1. द रेशियो एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट वेव फ्रॉम टू सोर्स इज 9:1. फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ वैल्यू ऑफ कॉस थीटा का क्या हो जाता है, +1. कॉस का मान सबसे बड़ा से बड़ा +1. ये वेव ऑप्टिक्स में इतना ही ऑब्जेक्टिव था. अब हम लोग आते हैं ड्यूअल नेचर पे. अब है ड्यूअल नेचर चैप्टर 11. ये सब छोटा छोटा चैप्टर जल्दी हम लोग कर लेंगे. रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, 0. रुका हुआ मास जो प्रोटॉन का होता है वो जितना होता है 0 होता है. द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी 10⁻14 Hg रेडिएशन ऑफ इतना विल बी कितना होगा, 10⁻20. ये वैल्यू सेम ही आएगा, चेंज नहीं आएगा. द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ. इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एन यूनिट ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट किसका है, एनर्जी का. फोटोन कांट बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सही है. रेस्ट मास ऑफ फोटोन ये भी क्या होता है, 0. अभी हम लोग ऊपर देखे थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए दोनों सही है. 6 नंबर कह रहा है इन फोटो इलेक्ट्रिक द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी. कहता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का डिपेंड करता है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे. इन लेजर रे फोटोन
स्टिमुलेट्स द इमिशन ऑफ अनदर फोटोन फोटोन द फोटोन हैव, क्या करता है, उसका एनर्जी दोनों का सेम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम, सोडियम का कितना होता है 2.75 EV होता है। आगे एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू HV के बराबर होता है। ये ड्यूअल नेचर का खत्म हो गया। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 12 पे। चैप्टर 12 है एटम। नहीं, एक और रह गया है ये सीट, ये भी है वेव ऑप्टिक्स का ही है। डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, ml² T⁻²। वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v क्या होता है, लेमडा इक्वल टू hmv। द पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज एक्सलेटेड थ्रू ए पोटेंशियल v। द डी बॉगली वेवलेंथ जो होता है वो हो जाता है आपका, ये फॉर्मूला है h = √2qmv। एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लेमडा इज hc/λ। ये खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 12 एटम्स पे। ये भी छोटा चैप्टर है। बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या होता है, E-E1 - E2 इक्वल टू HV। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इतना दिया हुआ है। द रेडिएशन रिलेटेड टू विच ऑफ द रीजन, ये किस रीजन में होगा, एक्सरे वाले में होगा। आगे द मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम, ये फॉर्मूला होता है h/2 पाई के। विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डज नॉट लाई इन द इंफ्रारेड रीजन, दैट इज लाइमन। कह रहा है कौन सा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो सीरीज है इंफ्रारेड में नहीं आता है, दैट इज लाइमन सीरीज। आगे है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना 13.6 माइनस में। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड बोर, तो ये हो जाएगा 3.4 के आसपास। द विच सीरीज कम्स इन अ विजिबल रीजन ऑफ हाइड्रोजन एटम, कहता है इसमें कौन सा दिखता है, तो दैट इज बेलमर सीरीज। अब हम लोग आ जाते हैं न्यूक्लियाई पे। ये चैप्टर हो गया आपका 13, चैप्टर 13। इसमें कुछ ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है, मतलब ये है MCQ है। अल्फा डीके जो होगा वो कितना होगा, ये फॉर्मूला हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल पार्टिकल, कह रहा है इसमें से कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है अल्फा। सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। सूरज में कौन सा, न्यूक्लियर फ्यूजन। द लिस्ट स्टेबल न्यूक्लियस इज हीलियम He। द एटॉमिक नंबर डिक्रीज विद इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय 2, कहता है वो कम से कम नंबर जो निकलता है दैट इज 2। कैथोड रे जो है उससे बनता है किस चीज से, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, कैथोड रे होता ही है इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट इन द रेडियो एक्टिव एटम। रेडियो एक्टिव एटम के लिए कौन सा रिलेशन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी, हाफ लाइफ इक्वल टू 0.6931 एवरेज लाइफ। बीटा रे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। 1 AMU जो होता है वो इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻20 kg के, 27 kg के। गामा रे आर सिमिलर होता है किसके, एक्स रे के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कह रहा है इस सब में से कौन सा जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए करेक्ट होगा, तो ये वाला T = 1/λ। ठीक है। 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चार्ज, इसमें से कौन सा चार्ज नहीं होता, दैट इज फोटोन। द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर फॉर ए स्पेसमैन आर Z and A respectively. The number of neutron in the atom will be A minus Z. The quantities which remain conserved in a nuclear reaction, total charge भी रहता है conserved, linear momentum भी और ये angular भी, तो all of the above हो जाएगा। Which of the following is charge less, कहता है किसमें चार्ज नहीं होता था, फोटोन में। Time during which the atom of radioactive substance become half of its initial atom is called half life, ये definition ही हो गया। बीटा रेज आर डिफ्लेक्टेड इन,
बीटा रे जो है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में डिफ्लेक्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर, कहता है किसमें ज़्यादा से ज़्यादा छेद करने का कैपेबिलिटी, दैट इज गामा रे। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम कितना हो जाएगा 140। कह रहा है ऑल न्यूक्लियर आर नॉट ए सेम साइज, बिल्कुल सही, जितना भी न्यूक्लियस सब सेम साइज का नहीं होता है। द साइज ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर, ये भी सही, दोनों सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए। 22 में एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर फ्यूजन, ये भी सही। टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इन न्यूक्लियर रिएक्शन फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन, ये भी क्या होता है, सही है, तो ऑप्शन नंबर ए। 23 में आते हैं। द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ टाइम एंड डीके कांस्टेंट टी, दोनों के बीच का रिलेशन होता है ये टी हाफ इक्वल टू लेमडा 0.693 के बराबर। लास्ट क्वेश्चन इसमें यानी के लिए आई भी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है, विच इक्वेशन इज करेक्ट, इसमें से करेक्ट कौन सा है, यूरेनियम वाला 238/92 वाला, ये करेक्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट फॉर मास एंड एनर्जी, मास एनर्जी के लिए वही जो आइंस्टाइन का होता है E इक्वल टू mc², ये करेक्ट है, ये खत्म हो गया। आते हैं नेक्स्ट, आते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर, ये है चैप्टर 14। पहला है डोनर इम्प्योरिटी एटम हैज वैलेंसी 5, डोनर वाला का डोनर इम्प्योरिटी के एटम का वैलेंसी कितना होता है 5। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये तो निकाल लेंगे तो ए आ जाएगा करेक्ट। द डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी का कितना हो जाएगा, ये भी निकालना है, पड़ता है, ये भी हो जाएगा 9 × 10। सेमी कंडक्टर इज कूल्ड फ्रॉम T1K to T2K, देन इट रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज, कहता है किसी सेमी कंडक्टर को ठंडा करेंगे T1K से T2K तक तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। इफ द करंट कांस्टेंट फॉर ए ट्रांजिस्टर आर अल्फा एंड बीटा, तो जो बीटा होगा वो क्या होगा, एक से छोटा होगा, और जो अल्फा होगा वो क्या होगा, बीटा जो होगा एक से बड़ा होगा, अल्फा क्या होगा, एक से छोटा, तो ऑप्शन नंबर बी। फॉर एन टाइम, कहता है एन टाइप जर्मेनियम में इम्प्योरिटी ड्रॉप्ड क्या होगा, वो ट्राईवैलेंट होगा 3, ठीक है। पी वाला में होता है 5 और एन वाला में होता है 3। डायोड इज यूज्ड एट रेक्टिफायर, डायोड का इस्तेमाल हम लोग रेक्टिफायर के रूप में करते हैं। आगे है बुलियन इक्वेशन फॉर नैंड गेट, नैंड गेट का बुलियन इक्वेशन क्या होगा, A.B के ऊपर नॉट गेट इक्वल टू Y। द मेजोरिटी करंट कैरियर इन P टाइप क्या होता है, होल, और माइनॉरिटी में हो गया इलेक्ट्रॉन। अगर P का माइनॉरिटी बोलेगा तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ मेजोरिटी बोल रहा है, डेट इज होल। बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉट गेट के लिए हो जाएगा A+B नॉट Y। विच विथ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रेसिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर, कहता है टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है, घट जाता है। ये भी बनाना है। 25 का बाइनरी इस टाइप से बनता है, ये 25 है ना, तो 2 का टेबल में कितना टाइम्स में, मतलब 12 टाइम पे, और रिमाइंडर यहाँ क्या बच गया 0, मतलब 1, ये 2 से कितना 6, ये 0, इस टाइप से बनता है ये, तो ये हो जाएगा 1 करके आ जाएगा ये वाला। लॉजिक गेट पूछ रहा है किसका, ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। 15 हो गया। एन ट्रांजिस्टर, द रिलेशन बिटवीन इमिटेड आई बेस करंट इतना और कलेक्टर करंट इतना, ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा डायरेक्ट। बेसिक तो कौन सा, वही एंड और नॉट, यही बेसिक गेट होता है। बाइनरी है 8 का 1000। नैंड गेट कौन सा है, एंड गेट पे नॉट लगा हुआ, ये वाला एंड गेट पे ये नॉट है, ये वाला नॉट पार्ट हो गया। अब आ गए हम लोग चैप्टर 15 जो कि लास्ट है, जिसका नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, ये ओम। फैक्स क्या होता है, फैक स्माइल टेलीग्राफ, ठीक है। द हाइट ऑफ अ टीवी ट्रांसमिशन टावर एट एनी प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 245, द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू द ट्रांसमिशन टावर क्या होगा, 56 किलोमीटर। ये सब डेटा सेम ही आएगा, इसका चेंज नहीं हो सकता। द ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड होता है। कहता है विच फ्रिक्वेंसी रेंज इज यूज टू टीवी ट्रांसमिशन, टीवी ट्रांसमिशन के लिए कौन सी फ्रिक्वेंसी 30 हर्ट्स मेगा हर्ट्स से लेकर
300 mHz तक। इसके साथ ही हम लोग ने, अच्छा एक बचा गया सीट लास्ट, द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एम्पलीट्यूड, मॉड्यूलेशन क्या होगा बिटवीन 0 से लेके 1। मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होता है किसी भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का कहाँ से होता है, 0 से लेके 1 तक होता है। ये खत्म हो गया सारा ये कम्युनिकेशन सिस्टम, और हमने क्या किया, फिजिक्स को बहुत ही जल्दी ऑब्जेक्टिव को कर लिया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, बाय।